गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सिंह। हम और आप बात कर रहे थे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपीएसआई और यूपी टेट के एडवांस मैथ के पोर्शन पे। एडवांस मैथ के पोर्शन पे भी हम लोग बात करें ज्योमेट्री पे, जहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं। केवल ट्रायंगल पे ही मैंने 5 पार्ट बना रखे हैं। आज हम छठे पार्ट पर बात करने वाले हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ट्रायंगल का त्रिभुज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है? सिमिलरिटी या समरूपता। ठीक है, जब हम एकेडमी में पढ़ते थे तो इससे समरूपता से पहले हम इसको कांग्रेंस यानी सर्वांग समता जिसे आप कहते थे, समानता जिसे आप कहते थे, उसको भी पढ़ते थे। लेकिन वो आपका टॉपिक नहीं है, क्योंकि बड़ा इजी टॉपिक वो नहीं। आपका टॉपिक है सिमिलरिटी। 90% प्रॉब्लम जो आपकी इससे ट्रायंगल से पूछी जाती हैं वो इससे ही सॉल्व होती हैं, चाहे वो कहीं से भी पूछी जाए। मेंसुरेशन तक की प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कोण शंकु को काटने पर कैसे सिमिलरिटी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो सिमिलरिटी को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से क्या करना है? पढ़ना है। ठीक। समरूपता होता क्या है? समरूपता यानी समरूप, यानी एक जैसा, सिमिलर, एक जैसा दिखना, एक जैसा होना नहीं, एक जैसा दिखना। ठीक है, दो चीजें होती हैं, मैंने कहा था ना, एक सिमिलरिटी होती है और एक होता है कांग्रेस, जैसे आप कहते हो समानता या सर्वांग समता। ठीक है, समानता यानी जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप यहां देखिए, ये दोनों मार्कर, ये समानता का एग्जाम्पल है। एक ही साइज, एक ही जैसे, एक ही तरह के। ये किसका एग्जाम्पल है? समानता का एग्जाम्पल है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। ये मेरी हथेली देख रहे हो आप, मेरा ये पाम देख रहे हो, मेरी हथेली और ये मेरी दूसरी हथेली। ये समानता का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर इसको रख दूं तो ये इसको पूरा का पूरा क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा। आपको समझ नहीं पाओगे आपकी कौन सी हथेली है। ये समानता का एग्जाम्पल है। एक जैसे भी दिख रहे हैं और दोनों समान भी हैं, आकार में भी समान है, एरिया में भी समान है। लेकिन समरूपता ऐसा नहीं होता। समरूपता का एग्जाम्पल, यही हथेली मेरी है, लेकिन क्या 2 साल 1 साल के बच्चे के जो ऐसा ही हाथ होगा, क्या उसका भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखने में तो ऐसा ही होगा, ऐसी 5 उंगलियां होंगी, सब कुछ ऐसा ही होंगी। ठीक है, अब वो तो पंडित जी बता पाएंगे ना कि उसके हाथ की रेखाएं क्या है, मेरी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन दिखता तो बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, लेकिन इसको जब मैं छोटे बच्चे के हाथ को इस पर रखूंगा तो कहाँ, इतना ही तो आएगा। ठीक है, ये समरूपता का एग्जाम्पल, एक जैसा दिखना लेकिन आकार में एक जैसा नहीं होना। ठीक, ताजमहल जाते हो आगरा, तो बड़ा वाला ताजमहल को देख के वो बाहर आते हो ना गेट के बाहर, तो 10 रुपये की कीरिंग खरीद लेते हो ताजमहल की बहुत सारी, चलो बनारस में बांट देंगे। ठीक है, बांटते भी तो आप बहुतों को ना। ठीक है, बहुतों को क्या करेंगे? उसको हम बांट देंगे, ये बोल के कि बस तुम्हारे लिए लाए हैं। ठीक, ऐसे बहुतों को बोलेंगे। तो वही किसका एग्जाम्पल है? सिमिलरिटी का एग्जाम्पल है। ठीक, सिमिलरिटी यानी एक जैसा दिखना। अब मैं आपको बताता हूं ट्रायंगल में सिमिलरिटी का एग्जाम्पल कैसे देखते हैं हम। सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल हमारा ये है और एक ट्रायंगल हमारा ये। देखिए, एक छोटा बड़ा मैंने बना दिया। ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल है DEF। एकदम दिमाग रख लीजिए क्योंकि सारा मैं इसी पे लिखने वाला हूं। DE क्या है? F। अब क्या कहता है थ्योरम? थ्योरम कहता है, ध्यान समझिए, थ्योरम कहता है कि when all three angles of ABC are equal to the corresponding angle of DEF, त्रिभुज ABC के तीनों कोण त्रिभुज DEF के तीनों संगत कोणों के बराबर हों, तो ऐसे दो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, यानी समरूप होते हैं। यानी अगर मैं B के बराबर क्या हो? BE हो, C के इक्वल क्या हो? F हो, और A के इक्वल क्या हो? इसमें कट का इशारा बता सकते हैं कि A के इक्वल मतलब कट मतलब समझना कि बराबर नहीं है। ठीक है, लोग कट हटा के मैं कुछ और बना देता हूं। ठीक है, अच्छा टिक, अब सही है। A के इक्वल क्या हो? D हो। संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन ये तो थ्योरम कहता है। आप एक बात समझो कि सपोज करो कि ये एंगल अगर मैं 60 बोल देता और इस एंगल को चलो मैं बोल देता कि 70 है, तो अगर ये ठीक है, तो ये 60 है तो ये भी कितना हो गया? 60 हो गया। ये 70 तो ये कितना हो गया? 70। अब जरा देखिए, ये इक्वल नहीं भी हो, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये 60 है, ये 70 है, दोनों मिलके कितने हो गए भाई? 130 हो गए। 130, तो ये कितना हो जाएगा? 50। सही है। अच्छा, ये दोनों मिलके 130 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि सम तो होता है 180। देखिए, ये आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो गए। क्या दिमाग में आई बात? दिमाग में आई कि भले थ्योरम आपसे कोई पूछे तो कह दीजिएगा कि तीनों इस एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होने चाहिए। लेकिन अपने लिए दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में बनाने के लिए दिमाग में रखिएगा कि अगर हमने एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स को दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल्स के इक्वल कर दिया तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। यानी आपको केवल क्या करना है?
आपको केवल किन्हीं दो ट्रायंगल्स में के किन्हीं दो एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर लेना है, ताकि और तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सही है, कोई डाउट? ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा भाई। अभी तो देखो इजी प्रॉब्लम देखोगे तो बिल्कुल बोल देगा कि समरूप है, लेकिन बहुत जगह समरूपता ढूंढनी पड़ती है, ढूंढ के अपने से बनानी पड़ती है, सिमिलरिटी को ढूंढना पड़ता है। तो बस आप दो एंगल्स को इक्वल ढूंढ लीजिएगा, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ठीक, अब ये जो आपने देखा बीच में जो मैंने ये साइन फिर से मैं बना रहा हूँ, ये जो साइन ऐसे लहराता हुआ देखा आपने थोड़ा सा, और ये जो साइन आप देख रहे हो यही समरूपता की साइन होती है, थोड़ा सा लहराता हुआ डिफरेंस की साइन होती है। ठीक है, वो कुछ ऐसे नहीं कौवे बनाते थे हम लोग, वो जब बचपन में सीनरी बनाने को आता था। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ये सिमिलर है। ठीक, सिमिलरिटी समझ में आ गई। अब फिर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये पिछले 5 मिनट सिमिलरिटी पढ़ा क्यों रहे हो आप, क्यों पढ़ा रहे हो सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का क्या यूज़ है, सिमिलरिटी का क्या थ्योरम है। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना 90% प्रॉब्लम क्या होती है, यहीं से बनती हुई आती है। एक बात देख लीजिए, अभी मैं बता दूं आपको, मैं यहाँ लिखूंगा, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा क्योंकि लिखना बहुत कुछ है, आप देखते चलिएगा ना, बड़ी लंबी कहानी है ये। तो ये फिर मैं क्या कर दूंगा, इरेज कर दूंगा, अभी नहीं करूंगा लेकिन थोड़ी देर में इसको इरेज कर दूंगा। तो आप दिमाग में रखिएगा कि मेरे दो ट्रायंगल ABC और DEF है। अब देखिए थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, देन द corresponding sides of equal angles are in an equal ratio. Corresponding sides of equal angles are in a equal ratio. हिंदी में बता दूं कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो बराबर कोणों के सामने वाली भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ठीक है, नोट करो ना, बराबर कोणों के सामने वाली भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी देखिए 60 के सामने, ठीक है, 60 तो मैं हटा दे रहा हूं, ये हो गया क्लियर कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो B के सामने क्या है, एंगल B के सामने AC है, तो AC का E के सामने क्या है, DF, तो AC का जो रेशियो DF से होगा, C के सामने क्या है, AB, कोणों के ठीक सामने वाला, बराबर कोणों के सामने AB का किसके साथ, D, क्योंकि C किसके इक्वल है, F के इक्वल है। फिर A के सामने कौन सा है, BC किसके इक्वल है, EF के इक्वल है। ये बन रहा होता है when two triangles are similar, ठीक है, then the corresponding sides of a equal angles are in a equal ratio। इतना दिमाग में रखिएगा। और यहाँ इजी है क्योंकि दिख रहा है, किसी प्रॉब्लम में एक ही ट्रायंगल में कुछ ऐसा दे देगा, एक ही ट्रायंगल में आपको प्रूफ करना रहता है सिमिलरिटी, तब आपको देखना होता है कौन से एंगल किसके इक्वल है, तो उनके सामने कौन सा साइड है। एक जरूरी नहीं कि एकदम सीधा ऐसा बनता हुआ दिखाएगा। थ्योरम याद रखिए कि बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर अनुपात में होती हैं। एक बात, दूसरी गलती बच्चे यहां से क्या करते हैं, बहुत ध्यान से, आपकी गलती देखिए क्या होती है एग्जाम में। अगर इसमें पहले वाले रेशियो में आपने इस ट्रायंगल को पिक किया है ऊपर, यानी देखिए किसको लिया मैंने, AC, और DF को कहां लिया, दूसरा लेकर नीचे, तो दूसरे में भी यही काम कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि वहां उल्टा कर दीजिएगा। अगर इसमें जिस ट्रायंगल को इसमें ऊपर रखा है, जिस ट्रायंगल के साइड को इसमें ऊपर रखा है, इस वाले में भी उसी ट्रायंगल के साइड को ऊपर रखिएगा, इस वाले में भी उसी ट्रायंगल के साइड को ऊपर रखिएगा। ठीक है, AC को ऊपर रखा है, AB, BC, DF, DE, और क्या हो गया, EF नीचे आ गया। इसका ध्यान रखिएगा। सही है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रायंगल को यहां से देखिए थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा कि ट्रायंगल हमारे वही है, ABC और DEF, और ये चीज जो मैंने यहां लिखी हुई है इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। तो मैंने आपको बता दिया कि इफ ट्रायंगल ABC, दिख रहा है भाई, ट्रायंगल इज सिमिलर टू DEF, तो अभी मैंने बताया कि जो रेशियो AB का, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि जो रेशियो, छोटा सा बना ही दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, मेरे को भी हेल्प हो जाए थोड़ी, ABC और DEF, ABC और DEF, तो जो AB का DE के साथ था, ठीक है, वही AC का DF के साथ था, और वही BC का किसके साथ था भाई, EF के साथ था। ये भी मैंने लिखा था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, कहानी तो इसके आगे भी है। वो क्या है, और यही रेशियो होता है मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय
मीडियन ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी वही अनुपात होता है त्रिभुज ABC की माध्यिका बटे त्रिभुज, जो अनुपात भुजाओं का है वही अनुपात त्रिभुज, हिंदी वाले के लिए त्रिभुज ABC की माध्यिका बटे त्रिभुज DEF की माध्यिका, वही अनुपात ABC की माध्यिका और DEF की माध्यिका का होता है। कहानी यहां भी नहीं खत्म हुई, देखिए मैं आगे आगे यहां नीचे लिख रहा हूं, उसी के आगे नीचे यहां लिख रहा हूं, ठीक है। और वही अनुपात होता है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी वही अनुपात जो साइड का है, वही अनुपात जो मीडियन का है, वही अनुपात किसका होता है, एल्टीट्यूड्स। भाई देखो मीडियंस क्या होते हैं, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में पढ़ लेंगे, मैंने लिंक दी रखी है मीडियंस की, लिंक मीडियन कहाँ, मीडियन की वीडियो वाली लिंक दी हुई है, एल्टीट्यूड की सब वहां जाके देख लेंगे क्या होता है मीडियन, माध्यिका क्या होती है, एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, सब पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आराम से डिटेल में पढ़ा रहा हूं। एल्टीट्यूड ऑफ ABC यानी त्रिभुज ABC की क्या, लंब बटे DEF का लंब। अच्छा लंब यहां पे दिमाग में रखिएगा, लंब का मतलब क्या होता है, हाइट भी होता है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप। अगर कहीं हाइट वर्ड यूज हो गया तो कंफ्यूज मत, यानी त्रिभुज ABC की ऊंचाई बटे त्रिभुज DEF की ऊंचाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एल्टीट्यूड और हाइट क्या होता है, सेम होता है। मैंने कहा ना वहां जाके वीडियो में देखिए, एल्टीट्यूड वाली वीडियो में। कहानी यहां भी नहीं खत्म हुई। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल DEF। एंगल बाइसेक्टर, जो रेशियो साइड का है वही मीडियन का है, वही एल्टीट्यूड्स का है, और वो वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर यानी कोणार्ध यानी कोण समद्विभाजक। अभी लास्ट वीडियो मेरा वही था 2 दिन पहले, थोड़ा इधर 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया, ये खराब हो गया था भाई, क्या बोलते हैं इसको, स्पीकर खराब था, थोड़ा नया लेना पड़ा मुझे। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है, यानी त्रिभुज ABC का कोणार्ध रेखा बटे त्रिभुज DEF की कोणार्ध रेखा। ये तीनों के अलग अलग वीडियो है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। मीडियन, एल्टीट्यूड्स, एंगल बाइसेक्टर, ये सब सेम रेशियो में होते हैं, किसके जैसा साइड का रेशियो होता है। कहानी अभी भी नहीं खत्म हुई, इतना इजी कहानी थोड़ा ना होता है। अभी देखिए कहानी बच्चा और बची हुई है, क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, यानी त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप। देख लीजिए, त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज ADF का परिमाप। मैं फिर बोलूं, बता दूं, परिमाप अभी हम मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे, लेकिन आपने पढ़ा हुआ है बचपन में। परिमाप या पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाहरी भुजाओं की माप, ठीक है, सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ द साइड्स, यानी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को अगर हम सम कर दें तो वही उसका परिमाप हो जाता है, तीनों भुजाओं का योग। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन में। तो अब देखो यहां पे कहानी का एक पार्ट क्लियर है। पहला, जो साइड्स का रेशियो है वही रेशियो मीडियन का है, वही रेशियो एल्टीट्यूड्स का है, वही रेशियो एंगल बाइसेक्टर का है, और वही रेशियो किसका है, पेरीमीटर यानी परिमाप का है। सब अब एग्जाम, अभी मैं आपको देखो दूसरा वीडियो इसी सिमिलरिटी पे ही एक प्रॉब्लम्स की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहले सिमिलरिटी का भी यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको थ्योरम, और इसी पे आज ही बनाऊंगा किसका, न्यूमेरिकल्स का, ठीक, वीडियो। तो आपको वहां पे दिखाऊंगा प्रॉब्लम्स, ये देके ये पूछ सकता है, या ये देके ये पूछ सकता है, ये देके ये पूछ सकता है, ये देके ये पूछ सकता है। कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल में आपको कोई भी साइड देके, मीडियन देके एल्टीट्यूड देके एंगल बाइसेक्टर, या कुछ भी देके आपसे पेरीमीटर का रेशियो पूछ सकता है। तो आप दिमाग में इस बात को रखिएगा कि सब इक्वल रेशियो में आ रहे होते हैं, ठीक, क्लियर, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को समझ गए हैं, इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, लिखा कीजिए। तो अब आप समझिए, अगर आपने इसको लिख लिया है अपनी कॉपी में अभी का अभी, तो एक बार दोबारा लिखो, एक बार इसे फिर से लिखो। आपको, ठीक है, ये नहीं कि मैं आपसे याद करवाने के लिए मेहनत करवा रहा हूं, बता रहा हूं क्यों। मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, लेकिन आप इस सब चीजों को दोबारा एक बार लिखेंगे। दोबारा लिखने के बाद क्या करना है, सबका स्क्वायर कर देना है। लग रहा था ना आपको कि कहानी खत्म हो गई है, नहीं भाई, पिक्चर अभी बाकी है।
सबका स्क्वायर कर दिया, और जैसे ही इन सब का आप स्क्वायर करते हो, अब पता है किसका रेशियो बन गया? वो रेशियो बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। यानी दो समरूप त्रिभुजों में जो भुजाओं का अनुपात होता है उसके वर्ग का अनुपात, ठीक है, किसका होता है? एरिया का। जो अनुपात भुजाओं का होता है, या जो मीडियंस का होता है, या जो एल्टीट्यूड यानी लंब का या ऊंचाई का होता है, जो एंगल बाइसेक्टर का होता है, जो पेरीमीटर का होता है, इन सब का अगर आप स्क्वायर कर दो तो किसका हो जाता है? एरिया का हो जाता है। सबसे ज्यादा एरिया से ही प्रॉब्लम बनी होती है। किसका हो जाता है भाई? एरिया का हो जाता है। सही है? आ रही बात दिमाग में? ठीक, यानी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, साइड्स का रेशियो, जो साइड्स का होता है वो मीडियन का होता है, एल्टीट्यूड का होता है, एंगल बाइसेक्टर का होता है, पेरीमीटर का होता है। लेकिन अगर इन सब का स्क्वायर कर दो तो वो किसका रेशियो हो जाता है? वो रेशियो हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। याद रहेंगे? दिमाग में रहेगी ये बात सबके? इतना अभी मैं प्रॉब्लम पे आऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। मैं कहना अभी बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा एक वीडियो, ठीक है, क्योंकि 2 दिन नहीं बना पाया तो उसको कवर तो करना ही है भाई। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, उसको अलग से लिखिएगा, और स्क्वायर वाला क्या कीजिएगा? इसको अलग से लिखिएगा। अब दूसरे थ्योरम पे मैं बात करने जा रहा हूं, सिमिलरिटी का जो दूसरा थ्योरम है, ठीक है, जो सेकंड थ्योरम है सिमिलरिटी का, वो क्या है? इसे थेल्स रूल भी कहते हैं, थेल्स का नियम भी कहते हैं, लेकिन अब वो फिलहाल आपको क्या मतलब उससे, वो एकेडमी की बात थी। आप बस जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझिए। समझना इंपॉर्टेंट होता है, लिखना लिखवाता तो मैं वैसे भी नहीं हूँ। ए बी सी, ठीक है, हिस्ट्री तो पढ़ नहीं लो, कभी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो लिखवा दूंगा। ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में थ्योरम कहता है कि अगर हम किसी साइड से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, किसी साइड से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो किसी और साइड के, अनदर साइड के पैरेलल हो, ठीक है, किसी साइड से एक ऐसी लाइन, एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो किसी और साइड की क्या हो? पैरेलल हो। इफ वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ साइड विच, ठीक है, विच वन इज पैरेलल टू अनदर साइड, विच वन इज अ पैरेलल टू अनदर साइड। यानी यहां से देखिए, मैंने ए बी के इस पॉइंट से डी से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि ए सी को किस पे कैंसिल कर रहा है, सॉरी किस पे काट रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पे काट रहा है। तो अगर डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आती है आपके एग्जाम में प्रॉब्लम। डी ई पैरेलल है बी सी के। तो अगर डी ई बी सी के पैरेलल है, डी सी किसके पैरेलल है भाई? बी सी के पैरेलल है। तो जरा देखिएगा आप, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई, ए बी सी और ए डी ई में, ठीक है। अब मैं थोड़ा कलर मार्कर भी लेके आऊँगा ना, ठीक है, आज परचेस करूँगा, खरीदूंगा कलर मार्कर, ताकि आपको अलग अलग थोड़ा दिखा पाऊँ, ठीक है। लुक भी अच्छा आता है यार, इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा ना। सर देखो 3-4 तरह की मार्कर यूज़ कर रहे हैं, सर पढ़ा क्या रहे हैं, इसका इंप्रेशन कम बनता है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा बनता है, जब दिखाने का ज़माना ही है। तो अब देखिए, समझिए कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको लाइंस और एंगल्स में मैंने पढ़ाया कि एक दो पैरेलल लाइंस होगा, ये लाइन कैंसिल कर रही हो तो ये एंगल इस एंगल के क्या होता है? इक्वल होता है। इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण कहते हैं। याद रखो, सारे चौराहे क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। तो ये इसके इक्वल होगा, संगत कोण है, ये इसके इक्वल होगा, सही है। और ये कॉमन एंगल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो आप देख रहे हो कि ये इसके इक्वल हो गया, यानी अच्छा लिख ही देता हूँ भाई, एंगल बी इक्वल हो गया एंगल डी के, एंगल सी इक्वल हो गया एंगल ई के, और एंगल ए क्या है हमारा भाई? ये तो कॉमन है, एंगल ए क्या है? कॉमन है, सही है। इसका मतलब क्या हो गया? ये और ये आपस में सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? ये और ये आपस में सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? क्योंकि तीनों एंगल्स के क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अगर ये दोनों सिमिलर है, तो मैंने ऐसे समझाने लिखा था, मैं हटा रहा हूँ, अगर ये सिमिलर हैं तो थ्योरम क्या कहता है? बराबर कोणों के सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यानी बी के सामने क्या है? बी के सामने AC है, तो जो अनुपात AC का किसके साथ होगा? AE के साथ होगा। ए देखो, बी डी के इक्वल है, तो बी के सामने AC है, डी के सामने AE है, तो जो अनुपात AC का AE के साथ होगा
अब यहां देखिए सी के सामने क्या है, ए बी है, सी के सामने ए बी है और ई के सामने क्या है, ए डी है। यहां देखिए एंगल ए के सामने क्या है, बी सी है और इसी एंगल ए के सामने यहां पे क्या है, डी ई है। ये बन के आ रहा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यदि एक भुजा से एक ऐसी लाइन खींची जाए, एक ऐसी रेखा खींची जाए जो किसी और भुजा के समानांतर हो, तो दो समरूप त्रिभुज बनते हैं और उनका हिसाब किताब ऐसा ही बनता है। सही है, क्लियर। इसको हम, इसका एडवांस अगर हम देखें तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो रेशियो AD का किसके साथ है, BD के साथ, AD का BD के साथ है, वही रेशियो AE का CE के साथ है। इसको रखिएगा दिमाग में भाई, बहुत प्रॉब्लम यहां से बनती है। आपको ये कह देगा ये x+2 है तो x+3 है, तो ये x+1 है तो ये x-2 है, कुछ भी आपको दिखाऊंगा, आपकी प्रॉब्लम में आपको दिखाऊंगा। ये दे देगा, फिर कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x के टर्म में ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, फिर आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बताओ, प्रॉब्लम में दिखाऊंगा आपको। तो तब इसी से बनता है ये, इसका एडवांस है, इसी का क्या है, एडवांस है। AD का जो BD के साथ है वही AE का CE के साथ है। सही है, क्लियर है। अब आपको लगेगा सर इससे ये कैसे बन गया, ठीक है, ये रेशियो के चैप्टर में बताऊंगा, CND पढ़ता है ना आपने, कंपाउंडिव डिविडेंडिव थ्योरम, तो उसमें आता है ये चीज़ कि इससे ये कैसे बन गया। ठीक, फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, लेकिन याद रखिएगा कि जो AD का इसके साथ BD के साथ है वही AE का किसके साथ है, CE के साथ है। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा CND उसमें रेशियो में, तो आपको ये चीज़ वहाँ एग्जाम्पल ले आता हूँ मैं, वहाँ दिखाऊंगा, देखो कैसे यहाँ पर बनता है। याद रखेंगे ये चीज़, ये थ्योरम दिमाग में रहेगा सबके। इरेज करूँ मैं, प्रॉब्लम पे तो मैं आऊँगा ही इस वीडियो में, नहीं इसका जो नेक्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल का सिमिलरिटी थ्योरम से, ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है ये न्यूमेरिकल का, ठीक इसी के बाद वाला में, ठीक है। और करूँगा क्या कि दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक दे दूँगा, न्यूमेरिकल की इसमें और न्यूमेरिकल वाले में इसकी दे दूँगा, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, उस चीज़ को मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। इस बार बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बना रहा हूं। अगर सेम वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, ये E था, अगर हम दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दें, दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में क्या कर दें, मिला दें, ठीक है। हमने क्या किया था, DE को BC के D से E को मिला दिया। D जो है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का, D AB का मध्य बिंदु है और E किसका मध्य बिंदु है, AC का, ठीक है। इस बार मध्य बिंदु है, पिछले वाले थ्योरम में मध्य बिंदु पे नहीं था, कहीं से भी लाइन ड्रॉ करना पैरेलल था, लेकिन इस बार है कि अगर हम यहां से मिला दें, ठीक है, मध्य बिंदु को मिला दें, तो DE पैरेलल हो जाता है BC के, D BC के पैरेलल होता है और DE हाफ हो जाता है BC के। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ वहाँ पे आपको, DE हाफ हो जाएगा BC के, यानी ये जो DE है BC का आधा हो जाएगा और DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के, ठीक है। कैसे, देखो अगर ये इसके पैरेलल समानांतर है तो ये इसके क्या होगा, बराबर, ये इसके बराबर, थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, ये क्या है, कॉमन है। अभी आपने देखा था कि जो रिलेशन, ठीक है, AD का किसके साथ था, BD के साथ था, ठीक है, मैं पूरे पे दिखा देता हूँ। जो रिलेशन AB का किसके साथ था, AD के साथ था, वही रिलेशन AC का AE के साथ था, क्योंकि समरूप है, ABC समरूप है ADE के, वही पुराना वाला थ्योरम है, बस इसमें मिड पॉइंट आ गया, अभी दिखा रहा हूँ इसका यूज़ क्या है। और वही रिलेशन होगा BC का DE के साथ, BC का किसके साथ, DE के साथ, AB का AD के साथ, AC का AE के साथ, वही होगा BC का किसके साथ, DE के साथ। अब रिलेशन है क्या, अभी मैंने बोला ये मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, इट मीन्स AD इज अ हाफ ऑफ AB। D जो है अगर मिड पॉइंट है AB का, मध्य बिंदु है, तो AD जो है वो AB का क्या होगा, आधा होगा। इसका मतलब AB अगर 2 है तो AD क्या होगा, 1 होगा। इस तरह यहाँ भी 2 और 1 का रेशियो बनेगा, यहाँ भी 2 और 1 का रेशियो बना कि नहीं बना, BC और D में भी 2 और 1 का रेशियो बना, यानी जो BC है वो DE का क्या है, दुगना है। यही मैंने यहाँ लिखा है कि BC का आधा DE है, या DE का दुगना कौन है, BC है। इसको याद रखिएगा,
DE का दुगना कौन होगा, BCO का। कभी कभी सीधा सीधा प्रॉब्लम आ जाता है, कभी घुमा के देता है, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम में तो टेट में तो सीधा सीधा कह देगा कि इसका इसका रिलेशन बता दो, तो ये इसका आधा होगा, इसका ये क्या होगा, आधा होगा। सही है, कोई डाउट? ठीक। कभी कभी सीधा घुमा के क्या करेगा ना कि यदि दो माध्यिकाओं के, ठीक है, दो माध्यिकाएं आपस में, दो माध्यिकाएं जहां दो भुजाओं को काटती हैं, दो माध्यिकाएं जहां दोनों भुजाओं को काटती है, जैसे ये माध्यिका हो गई और ये माध्यिका हो गई, दोनों भुजाओं को काटते, अगर उन दोनों को मिला दिया जाए तो उसका और तीसरी रेखा का क्या संबंध होगा। तो अगर देखो माध्यिका यहीं पे ना काटेगी, अगर ये माध्यिका बनाओ तो ये ना मध्य बिंदु पे ही तो काटेगी। ये माध्यिका कहाँ पे, भुजा को आपस में एक दूसरे को नहीं, भुजा को तो मध्य बिंदु काटे, इन दोनों को मिलाओगे तो ये जो लाइन बनेगा वो इसका समानांतर, इसका क्या होगा, आधा होगा। ऐसे घुमा के भी कभी कभी पूछ देता है। प्रॉब्लम पे तो मैं जाऊंगा तो दिखाऊंगा कैसे कैसे घुमा के पूछता है। फिलहाल ये दिमाग में रहेगा आपके, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो यहां पे ABC और AD समरूप है, तो जो साइड का रेशियो है, साइड का जो रेशियो, एरिया का रेशियो क्या होगा। अगर मैं इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इन दोनों के एरिया का रिलेशन क्या होगा। देखो जो साइड का रेशियो 2 और 1 का है, ये 2 है तो ये 1 है, तो एरिया का रेशियो क्या होता है आपको पता है ना, साइड का क्या करना पड़ता है हमें, स्क्वायर। अभी आपको सिखाया था कि जो भुजा का अनुपात होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो एरिया का रेशियो होता है। भुजा का स्क्वायर है, मीडियन का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर, एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर, पेरीमीटर का स्क्वायर कर, किसी का भी स्क्वायर कर दो तो किसका रेशियो बन के आता है, एरिया का, क्षेत्रफल का। तो यानी क्षेत्रफल का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। बहुत इंपॉर्टेंट, 4:1। यानी ट्रायंगल ABC और AD का जो अनुपात है वो 4 और 1 का होगा। इसका और इसका 4 है, क्या इसका और पूरे का 1:4, जिससे जिसका पूछ दे, ठीक है। अगर छोटे वाले से बड़े वाले का पूछा है तो 1 और 4, और बड़े वाले से छोटे वाले का पूछा तो 4 और 1, ठीक। अब देखो और देखते चलो, यहां से लिख लो, क्योंकि लिखते रहो मैं इसको इरेज करता रहूंगा। लिख लो क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो एक लाइन और आगे बढ़ रहा हूं, एक तो ये क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लिया था ना। दूसरा, अच्छा इस पूरे का एरिया भी मैंने आपको क्या बताया, ये 4 है तो ये कितना है, 1 है। अगर पूरा 4 है तो ये क्या है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। समझ में आई बात। ये पूरा अभी ABC दिखाया था, ये 4 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो ये बनाता ट्रेपेजियम है, ये आपका समलंब बन रहा है, लेकिन अभी समलंब हमने पढ़ा नहीं, जो पढ़ा नहीं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप बस याद चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज DECB देख लेना भाई। थोड़ा सा क्या ना, कभी भी मैं बोलता सही हूँ, लिखने में कभी कभी गलती हो जाती है, वो लिखने में, ठीक है, अल्फाबेट लिखने में कभी कभी मेरे से गलती हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप बोलता हमेशा मैं सही हूँ, ठीक। कभी कभी मैंने देखा कि 2 वीडियोस में लिख कुछ और दिया था मैंने, लेकिन बोला सही था, तो उसको ध्यान दीजिएगा, हो जाता है यार। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल DECB, ये होगा 1 और 3। ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 3। ये 1 तो ये 3। दिमाग में रहेगी बात। तो मैंने 2 चीज बताया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल, 4 और 1 का अनुपात रट लो। ADE का ABC और ADE के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 4 और 1 का, पूरा 4 तो ये 1, और इसका अनुपात क्या होगा, त्रिभुज ADE और चतुर्भुज DECB, इसका और इसका अनुपात क्या होगा, 1 और 3। अगर एग्जाम में इसका पूछ दिया तो 3 और 1, वो देख लीजिए किसका, जिसका नाम पहले लिया था उसका हिस्सा भी पहले लिखा जाता है। तो वो अगर इससे इसका पूछेगा 3 है, इससे इसका पूछा तो 1 और 3। दिमाग में रहेगी बात, ठीक। अब ये क्या है देखिए, मैं बताऊं, 2012, 13, 14 में एसएससी ने बहुत पूछा था इस पे प्रॉब्लम, ठीक है। अभी भी आता है यूपीएसआई में, यूपीपी में यहाँ प्रॉब्लम बनती है, लेकिन बहुत पूछा था। अभी 2-3 सालों से क्या किया उसने, थोड़ा सा घुमाया है प्रॉब्लम को। दिखा रहा हूं कैसे थ्योरम्स अब क्या बन रहा था। इसको मैं इरेज करूं, देखिए सब कुछ वही है। एक बात बस जो बता रहा हूं उसको नोट कीजिए, दिमाग में रखिएगा। करता क्या है कि इन माध्यिकाओं को आपस में वो मिला देता है। कहते यदि, ठीक है,
प्रॉब्लम कहता है कि यदि त्रिभुज की ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाओं को आपस में माध्यिकाओं, ठीक है, माध्यिकाएं, त्रिभुज की दो माध्यिकाएं जिन दो बिंदुओं पे साइड्स को क्या करती, इंटरसेक्ट करती हैं, उनको अगर आपस में मिला दिया जाए तो आपको इसके साथ इसका पूछता है, इसके एरिया और इसके एरिया का अनुपात पूछता है, या इसके एरिया का अनुपात पूछता है, या इसके एरिया का अनुपात पूछता है, या इसके एरिया का पूछता है, इसके कई कुछ भी पूछ सकता है, या पूरे के साथ पूछता है। बहुत पूछ रहा है इधर 2-3 सालों से। तो ये तो याद रखो एग्जाम में, अगर CHSL दे रहे हो इस बार तो याद रखो, घुसा लो दिमाग में। UPSI वाले बच्चे भी एकदम जो चीज अब बताने जा रहा हूं, कुछ ना समझ में आया तो रट लेना। एज ए मैथ टीचर भी बता रहा हूं मैं, ठीक है, थ्योरम इसलिए तो पढ़ाए जाते हैं, हर जगह प्रूफ करने का टाइम नहीं होता हमारे पास। प्रूफ तो मैं कर रहा हूं ना, आप दिमाग में रख लीजिएगा जो चीज मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए, अगर मैं ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल DOE, और ठीक से लिख देता हूं, DOE देखूं तो मैंने यहां सिमिलरिटी की साइन बना दी है, लेकिन सिमिलरिटी कैसे होगा? देखो, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। एकांतर कोण है, एक अंतर पे बना हुआ कोण। ये एंगल इस एंगल के क्या होता है? एकांतर अंतर कोण से, ठीक है, क्या कहते हैं? ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, सॉरी, अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यानी एकांतर अंतर कोण। इससे एक्सटीरियर भी होते हैं, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, लेकिन ये क्या इंटीरियर एंगल है। आप देखो, ये इसके क्या होगा? इक्वल। उसी तरह ये इसके क्या होगा? इक्वल। ये वाला एंगल में लिख, क्योंकि प्रूफ में टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे भाई। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल क्या है? कॉमन, सॉरी, ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? सिमिलर। बस याद रखिए कि ये और ये आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो क्या है? ये 2 है तो ये क्या है? सॉरी, ये 2 है तो क्या 1 है? अभी आपको बताया था कि BC और DE का रेशियो क्या निकाला था मैंने? 2 और 1 का। ये दुगना है इसका, 2 और 1 का। तो अगर BC और DE का रेशियो 2 और 1 का है, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ट्रायंगल BOC ऐसे तो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, ये O है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BOCD। क्यों? क्योंकि जो भुजाओं का अनुपात है भाई, भुजाएं, इसके सामने की भुजा, इसके सामने की ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा 2 और 1 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 4 और 1, यानी इसका 4 तो इसका 1। बस दिमाग में रखो, इसका 4 तो इसका 1 हो जाएगा। क्लियर है? इसका 4 तो इसका क्या हो गया? 1 हो गया। याद रखेंगे, अगर पूछ दिया तो इसका, आपको बस मैं कह रहा हूं, आपको बस याद रखना है, ये 1 तो ये कितना हो गया? 4। ठीक। अभी मैं आपको सेंट्रियोड पढ़ाऊंगा, केंद्रक पढ़ाऊंगा, तो केंद्रक में एक बात, एक प्रॉपर्टी बताऊंगा मीडियंस की। हालांकि मीडियन में पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये प्रॉपर्टी बताऊंगा कि तीनों मीडियंस आपस में जहां मिलते हैं उसे सेंट्रियोड कहते हैं, उसे केंद्रक कहते हैं। तीनों मीडियंस आपस में जहां मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोड कहते हैं। ये आगे आपको बताऊंगा, इसके बाद वाले वीडियोस पे बनेगा, न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा सिमिलरिटी का, फिर उसके बाद। तो ये ठीक है, ये 3 ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे होते हैं, 3 ट्रायंगल्स, और ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। वहां पे लिखवाऊंगा ये प्रॉपर्टी कि जहां पे, ठीक है, सेंट्रियोड से 3 एंगल बना रहे होते हैं मीडियन, सेंट्रियोड से, अगर सेंट्रियोड को आगे मिलाओगे तो 6 बनेंगे, लेकिन फिलहाल यही तक, यहां तो मिलाओगे तो 6 बन जाएंगे, लेकिन अगर केवल सेंट्रियोड से मैं वर्टिक्स को मिला दूं तो 3 एंगल बन रहे होते हैं, और ये तीनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसमें? एरिया में। कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका भी 1 होगा, और इसका भी क्या होगा? एरिया 1 होगा। बता रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं। ये 1 तो ये कितना होगा? 1। देखिए ये वाला, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल BOC, क्या ये वही नहीं है? ये सेंट्रियोड है आपका, यानी केंद्रक है। केंद्रक क्या होता है अभी आगे आप पढ़ोगे, इसको मैं थोड़ा बोल्ड में बना दे रहा हूं। ये एक हिस्सा ये है, अगर मैं यहां से ऐसे आ जाता तो एक हिस्सा ये होता, एक हिस्सा ये होता। अगर मैं यहाँ से ऐसे आ जाता तो एक हिस्सा ये होता, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अगर ये 4 अभी हमने निकाला तो ये भी 4 होगा, और ये भी कितना होगा? 4 होगा। ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये भी कितना होगा? 4। मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 और ये 4, टोटल कितना हो जाएगा? 12 हिस्से के बराबर। 12। इसको बेस मानते हो, इसको 1 मानते हो, ये 4 हो गया, तो ये 4 यानी कितना हो जाएगा? 12। कितना? 12। यानी अगर आपसे कह दिया जाए कि एरिया ऑफ, दिख रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
ट्रायंगल, इसको मैं ले रहा हूँ DOE। तो अभी मैंने ये प्रूफ किया, ये 12 होगा तो ये कितना होगा 1, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 ही 4, ये पूरा 12 और ये कितना होगा 1। एसएससी ने कम से कम 5 बार ये प्रॉब्लम बनाई है, 5 बार। ठीक है, कितनी बार? 5 बार, जिसमें उसने इसके साथ पूरे का एरिया पूछा है DOE, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ABC, यानी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज DOE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो 12 और 1। अगर बड़े वाले से यानी ABC से DOE पूछा तो 12 1, और DOE से ABC पूछा तो 1 और 12। ये तो आपको पता है ना, जिसका नाम पहले उसको पहले लिख लीजिएगा। अगर इसको पहले रखा है इसको बाद में तो 1 12 कर दिएगा, ये 12 और 1। ठीक है, दिख रहा है ना भाई? 12 और 1। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको ऐसे कर देता हूँ, अभी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये 12 और कितना हो गया? ये 1 हो गया। सही है, क्लियर है सबको? ठीक है, थोड़ा सा वो अब दिख रहा होगा आपको, 12 और 1। ठीक, गर्मी बहुत है भाई, चलो फैन भी बंद रखना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि आवाज़ ना आए। तो ये हो गया 12 और 1 बनेगा ना। तो देखिए 2 चीज़ें प्रूफ हुई, ये इसके साथ देखो, एकदम घुसा लो, एकदम याद कर लो, जब मैं बोलता हूँ 10 बार इसको। ये 1 है तो ये 4 है, और ये तब पूरा कितना होगा? 12। पूरा त्रिभुज कितना होगा? 12। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहां से एक चीज और, इसको तो मैं प्रूफ भी नहीं कर रहा हूं, याद करवा दे रहा हूं, ताकि बहुत प्रूफ करता हूं अब कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये 1 है, ये 4 है, ये कितना होता है पता है? 2। ये कितना होगा? 2। ये भी होता है 2, यानी मैं इसे यहां लिख देता हूं, यहां पर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सॉरी, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DOE, डायग्राम पे यहां ध्यान, DOE और EOC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EOC। ये होता है 1 और 2। ये 1 तो ये कितना होगा? 2, और ये भी 2। अगर इधर से भी पूछते तो ये बराबर होता है 2 होता है। तो समझो ये 1 तो ये कितना होगा? 2। इसके साथ इसका रेशियो पूछा तो 1 और 2, इसके साथ 2 और 1। अच्छा, इसके साथ इसका पूछा तो 2 और 4, यानी 1 और 2। ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 2 होगा। समझ में ना? ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2, और इसके साथ इसका पूछ दिया। अगर पूछ दिया फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ BOC, यानी BOC के क्षेत्रफल और EOC के क्षेत्रफल, तो 2 और 4 है, यानी 1 और 2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, लास्ट बताने जा रहा हूं जल्दी से। ठीक है, वो क्या है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। क्षेत्रफल का रेशियो है ये सब। तो 4 2 6 1 7 कितना हो गया? 9। पूरा कितना था? 12। 4 2 6 1 7 2 9, ये हो गया, नीचे वाला हिस्सा 9 हो गया। पूरा कितना था? 12। तो ये जो बचा ये कितना हो गया? 3। सारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, सारी कहानी। मतलब आपको बस अपने आप को ना इस डायग्राम को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। किसी से किसी का एग्जाम पूछा ना, केवल इसके साथ पूरे का 5-6 बार पूछा, मिला लिया तो 15-16 बार यहां से प्रॉब्लम बना रखा है एसएससी ने, CGL CHSL मल्टीटास्किंग हो या यूपीएससी, कई जगह यहां से प्रॉब्लम बन चुकी है। वो क्या है? किसी से तो याद रखो, ये देखो मैं बोल्ड में लिख रहा हूं, ये 1 है तो ये कितना होगा? ये 2, ये 4, ये 2, ये कितना होगा? 3, और पूरा कितना होगा? 12। बस इतना याद रखोगे, एक प्रॉब्लम बन जाएगी। किसी से किसी का पूछा, इसके साथ इसका पूछा, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का है, इसके साथ इसका पूछा तो 3 और 1 का, इसके साथ इसका पूछा तो 1 और 2 का, इसके साथ इसका पूछा तो 2 और 4 यानी 1 और 2 का, इससे इसका पूछ दिया तभी भी 1 और 2 का। ठीक है, इसके साथ पूरे का पूछ दिया तो 1 और 12 का, पूरे का पूछ दिया तो 1 और 12 का, इसके साथ पूरे का पूछ दिया तो 2 और 12, 2 और 12 का मतलब 1 और 6 हो जाएगा। तो 2 और 12 सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है रेशियो, सरलतम रूप में। तो इसके साथ, अगर इसके साथ पूरे का पूछ दिया तो पूरा 12 होगा तो ये 2 होगा, ये 1, ये 2, ये 4, ये 2, ये 3, ये पूरा कितना? 12। इतना अगर आपने याद रखा, एग्जाम में कुछ भी पूछेगा यार बना लोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन ये याद रखिएगा। और अब यहीं से आ रही है प्रॉब्लम। पिछले आधे घंटे में क्या पढ़ा आपने, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले ये 10 मिनट से क्या पढ़ा रहा हूं ये। ठीक है, मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूं गर्मी में, आपके लिए बोल रहा हूं। अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, अच्छे से, मुझे रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा, विदिन 5 सेकंड बनाइएगा इस। ठीक है, ये 1, इसका एरिया 1, इसका 2, इसका 4, इसका 2, इसका 3, पूरे का 12। किसी से किसी का पूछ दे, बना लीजिएगा एग्जाम में। होगा कि नहीं होगा? और नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हारी गलती है भाई, मैंने तो पूरी मेहनत से आपको समझा दिया। ये है सिमिलरिटी के टॉपिक, ये है सिमिलरिटी के थ्योरम्स, सारे थ्योरम्स मैंने आपको बता दिए। कुछ बचे हुए हैं जो कि टियर 2 में पढ़ाए जाते हैं, या कुछ मैं आपको अभी सेंट्रियोड जब पढ़ाऊंगा ना उसमें बताऊंगा कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होती है, इसका पूछा जाता है कि इसके साथ
इसके साथ इसका अनुपात बहुत पूछा गया है, इसके साथ इसका, तो ये 3 और 1 का होता है, कैसे होता है वो सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये बहुत बार पूछा गया है। लेकिन वो सेंट्रियॉड पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि सेंट्रियॉड 2 और 1 के रेशियो में कैसे बांटता है, केंद्र को सब चीजें आएंगी। इतना आपके समझ में आ गया ना थ्योरम, समझ लीजिए, क्योंकि फिर अभी 3 से 4, अभी इस वीडियो को मैं बनाया अभी अपलोड करूंगा, इस वीडियो को अपलोड करने के 4-5 घंटे के बाद में फिर न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा, और जब मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है, बनाइए। जो ना आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट क्वेश्चन लिख दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम, उस पर टाइप कीजिए, प्रॉब्लम्स टाइप करना सीखिए। बच्चे मेरे से व्हाट्सअप नंबर मांग रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर से उसी पे टाइप कर दो ना यार, गिवन फिगर वाला है तो अलग चीज़ है, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैं व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, जिनके पास है उनके पास है, जिनकी बाकियों को नहीं कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कैसे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया जाता है कि नहीं कहता, क्योंकि भाई देखो मैं भी नया हूँ, अभी मुझे भी बहुत नॉलेज इसका नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई, समझ में आ गया, समझा लेंगे खुद को अच्छे से, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अभी तो दिन शुरू हुआ है, शाम तक आते आते न्यूमेरिकल्स पे भी मैं आ जाऊँगा, ठीक है। हैव अ गुड डे।